सत्यप्रकाश रेशु बड़े बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवी भी हैं, किसान भी है। अगर मौका मिलता है राजनीति में जाने का तो है ही रहता। लेकिन सिंदूर मिटाने वालों का बेइज्जती नोट कर दिया और उन्हीं को टारगेट करा, उन्हीं को मारा। रूह अफ़ज़ा से आई हुई इनकम हम वक्फ बोर्ड को देते थे कि जिस चीज का भारत के संविधान के हिसाब से अधिकार खत्म हो चुका हो, आप उसी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पीछे कुछ समय पहले सत्यप्रकाश रेशु एक मंत्री के खिलाफ बोलते नजर आ रहे। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों को इस बात के लिए विवश कर दें कि हमें पलायन करना पड़े। मेरी पूरी उनसे नाराजगी है। गलती उन्होंने करी और पंचों के बीच में बैठ के माफीनामा हमसे लिखवाया। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रमेश गौर। आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती है जो समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं और ग्राउंड पर रहकर समाज के हित में काम करते नजर आते हैं। तो एक बड़ी पहचान भी है। बड़ी पहचान इसलिए है, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद जब हम होश संभालना शुरू करते हैं तो लक्ष्य रहता है कामयाब होने का, कुछ कर गुजरने का और अपने बड़ों का नाम रोशन करने का। एक बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी। आज की बात तो यही है, जानने की इच्छा सत्यप्रकाश रेशु। सत्यप्रकाश रेशु का मतलब, क्योंकि इससे दो तीन चीज कड़ियां जुड़ी नजर आती हैं। सत्यप्रकाश रेशु है, रेशु एडवर्टाइजिंग है और यहाँ तक मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर रेशु विहार चौक भी है। आखिरकार क्या राज है रेशु नाम के अंदर? ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। पहले मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे मीडिया के अंदर बड़ा चार्म बना। जैसे आज की मैं देखता हूँ नई पीढ़ी में मीडिया के प्रति बड़ा चार्म। लेकिन जैसे मैं मीडिया के अंदर गया तो मुझे लगा कि मेरे लिए फिट जगह नहीं है। और मीडिया के बंधुओं ने मुझे रेशु का नाम देके एडवर्टाइजिंग एजेंसी खुलवा दी और हमारी भतीजी का नाम भी रेशु था पहले से। तो दो चीज़ें एक साथ मिल गई। और रेशु का मतलब है राइज। आर मीन्स राइज, ई मीन्स ऑन द अर्थ, एस मीन साइन, एच मीन हेवन, यू मीन्स ऑलवेज विद यूनिटी। राइज ऑन द अर्थ, साइन इन द हेवन, ऑलवेज विद यूनिटी। हम पृथ्वी लोक पर रहें या स्वर्गलोक में रहें, एकाग्रता से टीम बना के रहें तो विजय दोनों जगह निश्चित रूप से मिलेगी। बिल्कुल। और हमें रहना भी दोनों जगह ही पड़ेगा। एक जन्म ये है, एक जन्म मृत्यु के बाद। और रेशु पर आप देखेंगे मेरी शर्ट पे जो लिखा है तो इसमें एस बड़ा है। ये बैलेंस है कि हम इधर भी बैलेंस बना के रखें जीवन को। ज़्यादा उत्साहित भी ना हो और ज़्यादा निरस भी ना हो। रही बात रेशु एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, रेशु चौक, रेशु विहार फाटक, रेशु विहार कॉम्प्लेक्स, रेशु विहार मंदिर, रेशु विहार रेलवे क्रॉसिंग, ये सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद मैं मानता हूँ। हम एडवर्टाइजिंग की लाइन में थे तो हमने जैसे जैसे लिखना शुरू करा तो ये लोगों ने बोलना शुरू करा और मीडिया ने लिखना शुरू करा तो अपने आप ये पॉपुलर होता चला गया। यानी कि स्टार्टिंग अगर देखी जाए रेशु एडवर्टाइजिंग की तो सत्यप्रकाश जी जो थे एक मीडिया बंधु के साथ रहते थे और लिखने की कला की अगर मैं बात करूं तो तब वो काम क्या करते थे? नहीं, मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट के समय में मैं काम तलाश रहा था। तो जब मैं मीडिया से जुड़ा, उसमें बहुत सारे लोग हैं। उत्तम चंद जी हैं, हमारा दैनिक सदा से यहाँ पे एक अखबार हुआ करता था या अभी भी है, उनसे जुड़े। एक राधे साहब महेश्वरी जी थे, बड़े पॉपुलर पत्रकार थे जो पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, नव भारत आदि अखबारों के लिए लिखा करते थे। उनके साथ में जुड़ा पहले और स्टूडेंट ही था जब मैं, तो ये वहाँ से। यानी कि स्टूडेंट जब आप थे तो एक लगन थी कुछ करने की, काम की तलाश में। तो वो काम इस तरीके से निकला कि एक आज उभरता हुआ स्टार के रूप में अगर हम देखे जाए एक सत्यप्रकाश रेशु है रेशु एडवर्टाइजिंग के माध्यम।
आप ऐसा मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ कुछ कुछ कर गुजर जाने की इच्छा जब भी थी और वो इच्छा आज भी बरकरार है। अब मैं सवाल, क्योंकि जो चीज़ें जाननी थी वो करीब करीब हम स्टार्ट हो चुके। अब सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगा, जब आपने रेशियो एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग की तो किस तरह की समस्याएं आपने फेस की? क्योंकि जब हम किसी ट्रैक पर निकलते हैं तो हमें अगर सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें सफलता का मूवी देखना पड़ता है। रेशो एडवर्टाइजिंग की शुरुआत 2 सितंबर 1982 को बीकॉम फाइनल का मैं स्टूडेंट था, मैंने करी, एग्ज़ाम में दे चुका था और बहुत माड़ी हालत थी। सुबह का खाना खा के शाम का नहीं पता, शाम का खा के सुबह का नहीं पता, कहाँ सोएंगे ये नहीं पता। 35 रुपये मुझे मेरी माताजी ने दिए और ये कह के दिए कि बेटा जो भी कुछ है यही है। और 35 रुपये से मैंने पहला काम करा तो मुझे 85 रुपये मिले। फिर मैंने 85 रुपये से काम करा तो 110 रुपये मिले। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि उसमें आप सब लोगों की शुभकामनाएं, संतों की शुभकामनाएं, भगवान की कृपा जुड़ती चलेगी और जिस मुकाम पे भी हम हैं वो बहुत सारे लोगों की शुभकामनाएं उसके पीछे हैं। लगन और मेहनत के अलावा जब तक दुआ काम नहीं करती तो आदमी चल नहीं पाता। अच्छा, आपने अभी बताया 35 रुपए से स्टार्टिंग की, 35 रुपए से स्टार्टिंग होकर आज कहाँ है रेशियो एडवर्टाइजिंग का? आज तो हम करोड़ों की रुपए की तो टर्नओवर ही भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, है ना, देते हैं, जीएसटी में के रूप में देते हैं, टीडीएस के रूप में देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देते हैं। बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट के हैं जो हम बड़ी मात्रा में आज गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने संत का जिक्र किया, अगर मैं बात करूँ साधु संत जो बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े नजदीक नजर आते हैं सत्य प्रकाश रेशियो अक्सर कर, वो प्रिंट मीडिया में हो वो डिजिटल मीडिया में, ऐसी क्या खास बात सत्य प्रकाश रेशियो के अंदर है कि वो संबंध जो है बड़े, देखा जाए तो रिलेशनशिप बनाने में बड़े माहिर हैं? ये जो है ना, हम जब छोटे से थे तो हमारी माता पिता ने, दादी ने, परिवार के लोगों ने संस्कार दिए कि जिसके पास भी जाओ आप व्यवहारिक रूप से बात करो, ओवर बात किसी से मत करो। और इसमें स्वामी कल्याण देव जी जो 126 वर्ष के थे, जो हमें अपना बच्चे की तरह मानते थे और समय समय पे राष्ट्रपति जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ और गवर्नर साहब के यहाँ, राजघरानों में, उद्योग घरानों में हमें उनके साथ जाने का मौका मिला और उनकी वो उंगली पकड़ के जाने का मौका मिला। तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा कि भाई अच्छा यदि बनना है तो आपको काम भी करना पड़ेगा, व्यवहारिक भी रहना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा और दूसरों को प्यार मोहब्बत भी देना पड़ेगा। तो ये झलकना चाहिए, झलकने के साथ साथ इसका वास्तविक रूप भी होना चाहिए। यही कारण है आज हम जो संतों के प्रति इतना सम्मान रखते हैं और वो हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना हमेशा है सर। अच्छा, अगर देखा जाए रेशियो एडवर्टाइजिंग एक बड़ा नेटवर्क है, इसे किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह संभालते हैं? जब भी अक्सर कर मेरी मुलाकात होती है तो हमेशा सत्य प्रकाश रेशियो अपने ऑफिस में बैठे काम करते नजर आते हैं। नहीं देखिए, काम करना हमारे ब्लड में, जैसे किसान के, मजदूर के, उद्योगपति के, सैनिक के ब्लड में है काम करना, ऐसी मेरे ब्लड में भी है। लेकिन मेरी प्लानिंग हमेशा काम करने की कागज पे लिख के रहती है कि भाई काम को लिखते जाओ, सबका काम अलग अलग बांट के रखो और जो काम होता चला जाओ उसे काटते चले जाओ, पैसा भी जो दिया है उसको लिखते चले जाओ ताकि मस्तिष्क खाली रहे। एक बात। दूसरी बात, जो काम है उसको हम सत्कर्म मान के चलें, उसको हम पूजा मान के चलें, उसको हम जीवन का आधार मान के चलें, तो निश्चित रूप से हमारे साथ बहुत सारे लोग निरंतर जुड़ते चले जाते हैं
और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए सत्यप्रकाश रेशु बड़े राजनीतिक चेहरे जितने हैं उनके नजदीक नजर आते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ देखा जाए या फिर मिनिस्टर्स मुख्यमंत्री द्वारा तिलक लगाए हुए देखे जाएं, ऐसी क्या खासियत? क्योंकि आपने बताया कि मैं शुरू से ही संत स्वामी कल्याण देव जी के साथ रहा, उनके साथ सीखा, एक चीज तो ये हो गई। मंत्रियों में राजनीतिक जो लोग हैं वहां तक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप नजर आते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए एक पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए, जनता के लिए एक विधायक तक से मिलना मुश्किल नजर आता है, लेकिन सत्यप्रकाश रेशु जो हैं वो अक्सर कर बड़े राजनीतिक लोगों के साथ नजर दिखाई पड़ते हैं। जब हम एमबीए कर रहे थे तो हमें सिखाया गया था कि आपको अपने को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और अपनी मतलब बहुत गिरी हुई चीज भी यदि है तो उस गिरी हुई चीज को ही हमें उठाना आना चाहिए, उसको सजाना आना चाहिए और सजा के उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिसकी उनकी जरूरत है। तो हम नेशनली इंटरनेशनली मीडिया के एडवर्टाइजिंग पार्ट में हैं, तो इस दुनिया के अंदर जितने बड़े लोग हैं उनमें राजनीतिज्ञों को भी गिना जाता है, उसमें उद्योगपतियों को भी गिना जाता है, उसमें दार्शनिक लोगों को भी गिना जाता है, उसमें संतों को भी गिना जाता है, उसमें समाज सेवियों को भी गिना जाता है, उसमें धर्माचार्यों को भी गिना जाता है, उसमें कथावाच को भी गिना जाता है। उन सबको हमारी जरूरत पड़ती है, और मेरी हमेशा नेचर रही कि अपने को अलग से प्रेजेंट करो, और वो अलग से प्रेजेंट करने का जो तरीका ऐसा होना चाहिए कि कुछ उनकी सुन लो, कुछ अपनी कह दो और बात को करके दिखा दो। बस वो करके दिखाने का जो जज्बा है वो हमें एक आदमी के साथ साथ दो दो तीन तीन लोगों से मिलवाता चला जाता है। अच्छा, विज्ञापन की अगर मैं बात करूँ, एडवर्टाइजिंग कंपनी बहुत हैं, लेकिन जब कोई हाईवे से निकलता है तो एक नाम नजर आता है, एक तस्वीर नजर आती है, रेशु एडवर्टाइजिंग, रेशु एडवर्टाइजिंग, रेशु एडवर्टाइजिंग। मतलब इतनी पॉपुलैरिटी, इस तरह मार्केट को कैप्चर करना, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी है कि आपने 35 रुपए से चीजों को स्टार्ट किया और आज करोड़ों तक का आप टर्नओवर दे रहे हैं? दोस्त, मेरे छोटे भाई पत्रकार बंधु, हमारे देश के अंदर धीरू भाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अखबार एक होकर से जीवन शुरू करा, चाय बेच के मोदी जी ने जीवन शुरू करा, लाल बहादुर शास्त्री ने गंगा पार करने के लिए पैसा बचाने से जीवन शुरू करा। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जिन्हों से हमें प्रेरणा मिली कि हम कुछ अलग से करके दिखाएं। महात्मा गांधी ने ही करके दिखाया कि तुम मुझे ट्रेन से क्या निकाल रहे हो, मैं तुम्हें देश से निकाल रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस ने ये करके दिखाया कि उनकी नौकरी छोड़ के अंग्रेजों की, और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। तो लोगों के प्रति जो सद्भावना रही वो आगे हमें बढ़ाती रही। क्वालिटी, सर्विस, वो भी काम करना जो दूसरे नहीं करने को तैयार थे। फिर दूसरी क्या बात है, हम ज़्यादातर काम 100% नंबर 1 में करते हैं। नंबर 1 में करने से क्या होता है, हम प्लेट धड़ल्ले से टांगते हैं, अपना नाम भी धड़ल्ले से लिखते हैं, किसान को पैसा भी देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग अपना नाम नहीं लिखते या चोरी कर रहे टैक्स की, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम खुल के काम करते हैं, और यही कारण है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में, लगभग पूरे उत्तराखंड में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा भी कई बार देश के बाहर भी जाके कुछ काम हम कर देते हैं, करते भी रहे हैं, और देश में तो काम करते हैं। तो यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें अलग से प्रेजेंट करना होगा, और जो काम दूसरे लोग नहीं कर रहे वो करके दिखाने होंगे। अच्छा, आपने ये चीजें मुझे बताई। अगर देखा जाए, सत्यप्रकाश रेशु किसान भी
किसान की शक्ल में भी नजर आते हैं, समाज सेवी के रूप में भी नजर आते हैं, मीडिया कलमकार लेखक के रूप में भी नजर आते हैं, शोधकर्ता के रूप में भी नजर आते हैं। आखिरकार इतनी सारी चीजों को मैनेज करना, अगर सत्यप्रकाश यशु का बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपनी है और फिर ये सारी चीजें मैनेज करना बड़ा मुश्किल नजर आता होगा, या सब ठीक चलता है? भगवान की कृपा से अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उस परम पिता का धन्यवाद करता हूँ, समाज के सारे प्रबुद्ध लोगों का धन्यवाद करता हूँ, देश के उन महान लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, यूट्यूब चैनल से के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें पढ़ने को मिली। यदि हम मैनेज करना जानते हैं चीज़ों को, तो जितना मैं करता हूँ वो तो सुई की नोक का 1 करोड़वा हिस्सा भी नहीं। लोग देश चला रहे हैं, पूरा विश्व चला रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, तो मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाना चाहिए। यदि सिस्टम में आ गया और हमने दूसरे लोगों को काम हैंड ओवर करने की कलाकारी ले ली और उनसे काम हैंड ओवर करके जवाबदेही तय कर दी, तो हम जल्दी से 1 हाथ की जगह 100 हाथ, 50,000 हाथ, 500 हाथ, 1000 हाथ कर लेते हैं। और वो बात डे बाय डे फिर बढ़ने के बाद लोगों को रोजगार भी मिलता है, गवर्नमेंट को इनकम भी होती है और व्यापार भी निश्चित रूप से चौमुखी विकास की तरफ चला जाता है। यानी कि देखा जाए सीधा सीधा मैनेजमेंट सिस्टम जो है बड़ा परफेक्ट है। आप मेरा तो इतना परफेक्ट नहीं है, मैं इसको और परफेक्ट करने लग रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिन लोगों से मैं डील करता हूँ, जिन कंपनियों में हम जाते हैं, उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अप्रेसेबल है। उस सिस्टम को हम 25%, 30%, 40% तक ही अपना पाए हैं, और जिस दिन हम 50, 60, 70, 10% निपला अपना लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत मल्टीपल में हम ग्रोथ करेंगे, क्योंकि विश्व के जितने बड़े व्यापार हैं उनमें से विज्ञापन व्यवसाय सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वालों में से एक उद्योग व्यापार है। ये बहुत तेजी से, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं उनको अपना परिचय देने के लिए सबसे पहले विज्ञापन की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल है ना। अब जो जितना बढ़िया उन लोगों को प्रेजेंट कर दे, प्रिंट, आउटडोर, इलेक्ट्रॉनिक, पीआर, पीओपी, सोशल, इवेंट, इस दुनिया के अंदर 7 इवेंट है, 7 तरह की विज्ञापन माध्यम है, और सारे बड़े लोग सातों के सातों सिस्टम को अपनाते हैं, चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे चाइना के राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे बाबा रामदेव हो, और चाहे एजुकेशन लाइन के लोग हों, कोई भी हो, सबको विज्ञापन का माध्यम हर सूरत में अपनाना ही पड़ेगा। अपनाते हैं, अपनाते रहें। अच्छा, भी आपने 3 नाम लिए, मोदी, योगी और बाबा रामदेव। ये देश के तिरंगे की बात ज़्यादा करती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण रिसेंटली हमें सिंदूर ऑपरेशन में देखने को मिला। इन्होंने पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, लेकिन सिंदूर मिटाने वालों का बेइज्जती नोट कर दिया और उन्हीं को टारगेट करा, उन्हीं को मारा, उनके घर में घुस के मारा, और इसलिए मारा ताकि पूरे विश्व को ये पता लग जाए कि चुटकी भर सिंदूर को मिटाने का क्या परिणाम होता है। अच्छा, अभी बाबा रामदेव का आपने नाम लिया, एक शरबत हुआ करता था हमदर्द का, रोअफ़ज़ा, उसको लेकर के एक स्टेटमेंट आता है बाबा रामदेव का कि ये रोअफ़ज़ा जिहाद है। हालांकि मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी रोअफ़ज़ा, बहुत सी बार स्टॉल लगते हैं गर्मियों में लोगों को पिलाने के लिए, उसमें रोअफ़ज़ा भी पिलाया जाता था, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं रूअफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी के मालिकों को अच्छे से जानता हूँ, कई बार उनसे मिला हूँ जो है, और ये विवाद उन्होंने अपने आप खड़ा करा जब उन्होंने ये कहा कि भाई इस
रूह अफ़ज़ा से आई हुई इनकम हम वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। तो वहां से एक विवाद चल पड़ा बिना वजह का, और वक्फ बोर्ड पे उन्होंने स्टेटमेंट जब दे दिया, जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कर दिया। उसके बाद वो रूह अफ़ज़ा का मार्केट जिस तरीके से गिरा, रूह अफ़ज़ा मार्केट से जिस तरीके से बाहर हुआ, जिस तरीके से वो ऊंचाई पे था, जिस तरीके से वो नीचाई पे आया, तो ये छोटी छोटी बात कभी कभी हमें बिना वजह की विवाद में घेर देती है। उनका काम व्यापार करना है, उनका काम इस विवाद में घुसना नहीं था। नहीं, अगर देखा जाए बाबा रामदेव प्रचार करते नजर आते हैं अपने अलग से एक प्रोडक्ट का उसी तर्ज पे लॉन्च करने का, और उस वक्त वो स्टेटमेंट देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बाबा रामदेव ने एक योगी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में, एक देशभक्त के रूप में एक संत की नई परिभाषा लिख के दिखाई, और ये काम जो कोई नहीं कर पाया, जितनी नॉलेज मुझे है, कोई संत नहीं कर पाया इस तरह की काम, कि उन्होंने अपने चीजों का, प्रोडक्ट का प्रचार भी करा, स्वामी ब्रांड एम्बेसडर बन गए, और दूसरों के प्रोडक्ट को, विशेष रूप से रूह अफ़ज़ा जैसे प्रोडक्ट के डायरेक्टर्स को नसीहत देने के लिए उन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही स्टेप उठाया। तो आपके अकॉर्डिंग सही स्टेप था वो? बिल्कुल सही स्टेप है कि जिस चीज का भारत के संविधान के हिसाब से अधिकार खत्म हो चुका हो, आप उसी के पक्ष में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आम जनता स्वीकार नहीं करती। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अभी पीछे कुछ समय पहले सत्यप्रकाश रेशु एक मंत्री के खिलाफ बोलते नजर आ रहे थे। क्या कारण है ऐसा कि अक्सर कर चर्चाओं में रहते हैं, मुद्दा बड़ा गर्म था, इसके पीछे का क्या राज है? प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो। देखिए, आप नहीं नाम ले रहे, मैं खुल के नाम लेता हूँ। मुझे कपिल देव, जो मुजफ्फरनगर से विधायक भी है, एडवर्टाइजिंग ट्रेड में वो भी है, हम भी हैं, हम आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन यदि कोई भगवान ने उन पर ऐसी कृपा कर दी कि उन्हें भगवान ने मंत्री बना दिया, तो उनको उस सोच को भी परिपक्व करना होगा। उनकी जिम्मेदारी है हम जैसे 500 लोग खड़े करना, उनकी जिम्मेदारी है एडवर्टाइजिंग के व्यापार के माध्यम से मुजफ्फरनगर की साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को मॉडर्नेट करना। उनकी जिम्मेदारी है सिंचाई विभाग में जो ठेके नहीं हो रहे हैं या जिन पे उन्होंने रोक लगाई है, उन ठेकों को होने देना, अर्थात प्रदेश सरकार की इनकम बढ़ाना। नगर पालिका जो मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रही है विज्ञापन व्यवसाय को लेके, एज ए मंत्री उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों को इस बात के लिए विवश कर दें कि हमें पलायन करना पड़े। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने पलायन करने वालों को रोका है, और बीजेपी के मंत्री कपिल देव ही ये करने लगे कि हम जैसे लोगों को पलायन के लिए मजबूर करें। ये बात बिल्कुल उनकी अनुचित है। हम भी उनके वोटर हैं, हम जैसे तो वो 500 लोग खड़े कर दें। मैंने भी कम से कम भी नहीं तो 500 से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज खुलवाई। हमने उनको वोट भी दी, उनका प्रचार भी करा, उनके प्रोग्राम भी कराए, और उसके बाद एक राजा अपनी सोच को रंक जैसी रखे, तो साहब ये तो कोई बात नहीं होती ना। कब तक नहीं बोलेगी जनता? मतलब काम को लेकर के नाराजगी है? मेरी पूरी उनसे नाराजगी है कि एक राजा ऐसी बात कर गए हैं, और गलती उन्होंने करी और पंचों के बीच में बैठ के माफीनामा हमसे लिखवाया। तो ये अनव्यावहारिक बातें होती हैं, इनको ऊपर वाला देखता है
और कभी ना कभी भगवान जरूर सुनता है। मैं कपिल देव जी से आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि भगवान ने उन्हें एक अखबार का विक्रेता होकर से आज प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया, तो अपनी सोच को बड़ी करने और हम जैसे लोगों को सहारा देने के साथ साथ हमारा सहयोग भी करें। मैं उन्होंने कई प्रस्ताव दिए, मुजफ्फरनगर को हम कैसे बदल सकते हैं, होर्डिंग के व्यवसाय को नया कैसे कर सकते हैं, यहाँ महिला सशक्तिकरण कैसे ला सकते हैं, कई हजार लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। हमारे 600 करोड़ रुपए के 400 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हैं। मंत्री होने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरे से पूछते आके कि भाई साहब कहाँ अंतर आ रहा, आप तो मुझे हमेशा सहयोग देते हो, आप तो हमेशा धार्मिक कार्यों में भी खड़े रहते हो, सामाजिक में भी खड़े रहते हो, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है प्रदेश सरकार में। यदि हम पनपते उन दोनों प्रोजेक्टों में तो इस देश का मुजफ्फरनगर भी निश्चित रूप से बनाता। और जो हम इसको लक्ष्मी नगर कहते हैं दूसरे रूप में, उसका स्वरूप उन कपिल देव के माध्यम से ही सबके सामने दिखाई देता। अच्छा, सत्यप्रकाश रेशु बड़े बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवी भी हैं, किसान भी है, अगर मौका मिलता है राजनीति में जाने का तो है ही रहता। देखिए, मेरा राजनीति में जाने का एक ही उद्देश्य होगा कि मैं वहां जाके एसी में लेट जाऊं, कुछ काम ना करूं, ऐसा नहीं होगा। मैं सड़कों पे रहूंगा और जो 144 करोड़ 145 करोड़ के लिए मैंने 5 से 7 चीजों के अंदर शोध करी है, आविष्कार करे हैं, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, बाबा रामदेव को, रविशंकर जी को, बहुत सारे मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर साहब को, कई गवर्नरों को, कई मुख्यमंत्री जी को मैं दिखा के आया हूँ कि हम विज्ञापन के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं और कैसे रोजगार जुटा सकते हैं। जो 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, वे विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए कैसे मतदान कर सकते हैं, और 100% गारंटीड होगा वो, है ना। या वह कर्ण आश्रम जहाँ भारत का नाम भारत रखा गया, एक उपेक्षित स्थान, विश्व के 3 पंचमुखी शिवलिंगों में से एक संबलेड़ा। माननीय मोदी जी ने जो हाईवेज बनाए हैं, इन हाईवेज को ब्यूटिफिकेशन, यूटिलाइजेशन, इनकम ऑफ सोर्स एंड रोजगार से कैसे जोड़ा गया, बहुत ही रोचक विषय है। और हमारे सड़क परिवहन मंत्री केंद्र सरकार के नितिन गडकरी जी से मेरी बात हुई, मैंने उनको बना के भेजा, मुजफ्फरनगर में आए, वो मेरे से मिले, मुझे बुलाया उन्होंने, दिल्ली में मिले और बहुत अप्रिशिएट करा उन्होंने। वह डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत प्रधानमंत्री जी का इशू है। और आज हमें यही नहीं पता लग रहा, बुराई के तौर पे नहीं है, कि हाईवे पे जब हम चलते हैं तो हम कहाँ से जा रहे हैं। हमने उसका एक नमूना बनाया कि दिन हो या रात हो, हाईवे पे चल रहे हो आप, नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, कॉरिडोर पे चल रहे हो, एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हो, आपको मालूम होगा कि हम कहाँ चल रहे हैं और अगला आने वाला स्टेशन कौन सा है और उसकी क्या खास बात है। ये हमने उसको उनको बना के दिया, आपको भी दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर की एक बड़ी शख्सियत, बड़े दमदार आवाज, बिजनेस के क्षेत्र में हो या फिर किसी के खिलाफ बोलना हो, जो हकीकत है उसे बयां करते हैं। वो सामने फिर कोई प्रदेश सरकार का मंत्री हो या कोई साथ में काम करने वाला बिजनेसमैन, समाज सेवी भी हैं, किसान भी हैं और लेखक भी हैं, दमदार लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। बात की गई इनसे जुड़े हुए सफलता की, संघर्ष की, तो कहना था कि 35 रुपए से एक शुरुआत की गई थी रेशियो एडवर्टाइजिंग की, और आज जो कि करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को देती है। तो जो कहते हैं कि जब कोई चीज ठान लेते हैं
और कुछ करने का जज्बा अपने अंदर हो तो फिर सामने असफलता कुछ मायने नहीं रखती, सफलता की ओर चलता रहता है इंसान। इनसे बात की गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं से जुड़े मुद्दों की आखिरकार क्या खासियत सत्य प्रकाश रेशु के अंदर है कि बड़े नजदीक नजर आते हैं। तो इनके अपने व्यूज थे, थॉट थे, अपनी बात के स्किल्स और रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका जो होता है वो आपको इंपॉर्टेंस दिलाता है। जब बात की गई विकास को लेकर, एक मंत्री को लेकर इनसे सवाल किया गया, इनका कहना था कि मेरा लक्ष्य यह है कि मुजफ्फरनगर डेवलप हो, मुजफ्फरनगर के लोगों को रोजगार मिले, जो यहाँ पर अनडेवलपमेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। अंत में सवाल किया गया कि क्या आखिरकार समाज सेवी से सत्यप्रकाश रेशु राजनीति की ओर कदम रखेंगे। तो सीधा सा जवाब था कम शब्दों में कि अगर मैं राजनीति में जाता हूं तो मैं एसी वाले रूम में सोने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं संघर्ष के लिए जाऊंगा, सड़कों पर काम करने के लिए जाऊंगा। तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और उम्मीद करूंगा जिस लक्ष्य को लेकर आप ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।